हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप सभी का समाचार पल्स चैनल पे। देख लेते हैं क्या कुछ इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले हम बात करेंगे भारत रत्न अवार्ड के बारे में। भारत रत्न अवार्ड दिया गया है अभी तक इस वर्ष 2024 में कुल 5 व्यक्तियों को। 3 जो अवार्ड हैं ये कल ही अनाउंस किए गए, जिनमें 2 फॉर्मर पीएम एंड एक साइंटिस्ट को मिले हैं। चलिए डिटेल से जानते हैं क्या कुछ इंपॉर्टेंट है और क्या इनका कंट्रीब्यूशन रहा है और क्यों इन्हें मिला भारत रत्न अवार्ड। भारत रत्न अवार्ड भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है और यहाँ पे हम देखेंगे कि जो हमारे फॉर्मर पीएम नरसिम्हा राव जी थे उनको भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। दरअसल बात यह है कि प्रधानमंत्री जी ने हमारे जो फॉर्मर पीएम नरसिम्हा राव जी थे इनकी एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल लाइफ, बहुत बड़ी पॉलिटिकल लीगेसी के तौर पे नागरिक सेवा के रूप में इन्हें ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 9वें नंबर के प्रधानमंत्री थे ये। हमारे 1991 से 1996 तक देश की सेवा इन्होंने की एज ए प्रधानमंत्री। और भारत में इकोनॉमी रिफॉर्म, स्पेसिफिकली लिबरल इकोनॉमी रिफॉर्म के जनक माने जाते हैं पीवी नरसिम्हा राव जी। इनके टाइम में ही एलपीजी रिफॉर्म, आपको पता होगा एलपीजी रिफॉर्म 1991 में आया था। दैट इज़ अ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, राइट। उस समय प्रधानमंत्री जो थे पीवी नरसिम्हा राव थे। तो आज भारत में जो फॉरेन कंट्रीज इन्वेस्ट कर रही है, फॉरेन बिजनेस हो रहा है, एफडीआईज हो रही हैं, एमएनसीज में आप जॉब कर रहे हो, ये सब पीवी नरसिम्हा राव के ही कार्यों का फल अभी हमें देखने को मिल रहा है बृहद रूप से। नाउ पीएम नरसिम्हा राव की अगर हम बात करें तो इनकी पॉलिटिकल जर्नी 1957 से स्टार्ट होती है और 7 बार ये लोकसभा के चुने हुए सदस्य रह चुके हैं। ये जो है आंध्र प्रदेश से 3 बार, 2 बार, तीन आंध्र प्रदेश से 4 बार, महाराष्ट्र से 2 बार और 1 बार उड़ीसा से ये लोकसभा में अपनी जो है सीट बनाए रखे हैं। 7 टाइम्स एमपीज लोकसभा के। तो ये बहुत बड़ी पॉलिटिकल लाइफ है इनकी। ना यहाँ पे हम देखेंगे कि ये अवार्ड इनको दिया गया पोस्टमार्क, ये अवार्ड था, डेथ के बाद ये अवार्ड इनको मिला। दूसरे हम बात करेंगे जो दूसरे अवार्ड मिली है वो भी हमारे फॉर्मर सीएम चौधरी चरण सिंह को मिला है। बहुत बड़े किसान नेता ये कहलाते थे अपने टाइम पे और बहुत सारे स्ट्रगल से इनकी जो है पॉलिटिकल जर्नी स्टार्ट होती है। वैसे तो माना ये जाता है कि ये जो हमारी फर्स्ट इंडियन इंडिपेंडेंस की लड़ाई 1857 में हुई थी, दैट इज़ सीओपी म्यूटनी या रिवॉल्ट ऑफ 1857 यानी सिपाही विद्रोह 1857 का। उस टाइम पे राजा नहर सिंह जी जो पार्टिसिपेट किए थे। आज के हरियाणा और पहले की अगर हम बात करें, जो पहले का प्लेस था जो इनका रजवाड़ा था, दैट इज़ अ बल्लभगढ़। तो वहाँ से पार्टिसिपेट किए थे ये इंडियन फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर। चौधरी चरण सिंह के एंसेस्टर थे वो। चौधरी चरण सिंह के ग्रैंडफादर उस रिवॉल्ट में पार्टिसिपेट किए थे और वहाँ से ही इनकी पॉलिटिकल जर्नी जो है स्टार्ट होती है। नाउ फिर ये पूरा का पूरा जो समुदाय है वो आपके हरियाणा से वेस्टर्न यूपी में सेटल्ड हो जाता है और वहाँ से इनकी पॉलिटिकल जर्नी अभी तक चल रही है कंटिन्यूसली। इनके फैमिली के लोग जो हैं इस लेगेसी को संभाल रहे हैं। नाउ यहाँ पे हम बात करेंगे इनकी डिफरेंट डिफरेंट क्षेत्र में जो कॉन्ट्रीब्यूशंस थे। भारत के 5वें नंबर के प्रधानमंत्री बने थे 1979 में, कुछ महीने के लिए बने थे, जुलाई से अगस्त तक। और उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे थर्ड डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बने थे 79 में ही, जनवरी से जुलाई तक। मतलब आप समझ रहे हो कितनी पॉलिटिकली अनस्टेबल हमारी कंट्री के अंदर सिचुएशन चल रही थी, पॉलिटिकली एकदम अनस्टेबिलिटी चल रही थी। फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे 79 में। यू कैन थिंक, देखो फाइनेंस मिनिस्ट्री, डेप्यूटी पीएम एंड प्राइम मिनिस्टर 79 में ही रहे। मतलब सेम टाइम पे जब ये एज अ डेप्यूटी मिनिस्टर की शपथ लिए थे, डेप्यूटी पीएम की शपथ लिए थे, उसी टाइम पे इनके पास पोर्टफोलियो फाइनेंस मिनिस्ट्री की भी थी। एंड उसके बाद होम अफेयर यानी कि जो गृह मंत्रालय होता है इनके पास 1977 से 78 तक 1 साल के समय में था, जब मोरारजी देसाई जो है उस समय पीएम थे। मतलब यही चल रहा था, बार बार प्रधानमंत्री बदल रहे थे अपने देश में इस टाइम पीरियड में। 5th सीएम भी रह चुके हैं ये उत्तर प्रदेश के। हालांकि उत्तर प्रदेश में ये 2 बार सीएम के पद पे रह चुके हैं।
हैं। तो इस तरह से इनकी पॉलिटिकल लाइफ काफ़ी डाइवर्स, डिफरेंट डिफरेंट एरिया में इनके वर्क है और किसानों का नेता इनको कहा जाता है, क्योंकि एग्रीकल्चर में इन्होंने बहुत ही बड़ी योगदान दी थी, बहुत बड़ी भूमिका थी इनकी। अब हम एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं तो हम एम.एन. स्वामीनाथन को भूल नहीं सकते। पोस्टमथ ये अवार्ड उनको मिला है और अभी रिसेंट लास्ट ईयर 2023 में ही इनकी डेथ हुई थी। 1925 में अगस्त के महीने में इनका जन्म हुआ था। इंडिया के बहुत बड़े जो है एग्रोनॉमिस्ट थे ये, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट थे, प्लांट जेनेटिक्स के बारे में इनका काफ़ी रिसर्च था और ये एम्बेसडर थे भारत के अंदर। ग्रीन रेवोल्यूशन का आर्किटेक्ट माना जाता है। भारत में जो हरित क्रांति आई थी उसके जनक माने जाते हैं और इन्हीं के कारण हाई एल्डिंग वैरायटी सीड्स जो वीट की है, गेहूं की है, राइस की है, वो हमारे यहाँ उत्पन्न हो पाया और इन्हीं के कोलैबोरेटिव इफ़ेक्ट्स के कारण ही। और जो नॉर्मन बॉर्ग थे जो कि अमेरिकन साइंटिस्ट थे, अमेरिकन फार्मर साइंटिस्ट थे, उनके हेल्प से कंट्रीब्यूशंस से भारत के अंदर जो बार बार अंग्रेज़ों के टाइम में फामाइन आता था और भारत की जो स्थिति ऐसी थी कि वो हम जो है वीट यानी गेहूं जो है अमेरिका से खरीदते थे। ऑन दैट टाइम इंडिया बहुत गरीबी से गुजर रहा था। 1980s 1970 30% इन्फ्लेशन रेट हुआ करता था। गरीबी में हम थर्ड नंबर की कंट्री हुआ करते थे और उस टाइम पे आप अमेरिका से खरीद रहे हैं गेहूं। उस सिचुएशन में इन्होंने देश की जो हमारी हालात थी एग्रीकल्चर के मामले में उसको संभाला और ना केवल भारत को बल्कि पाकिस्तान को भी इन्होंने 1960 के टाइम में आने वाले फेमाइन से बचाया। बट समहाउ हम ये देखेंगे पाकिस्तान आज भी आटे के लाइन में लगा हुआ है और इंडिया बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ चुका है। और हम यहाँ पे देखेंगे इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट IRRI, इसके ये मेंबर्स रहे थे और इनके ही जो है काफ़ी सारे एफर्ट्स के कारण फिलीपींस के साथ मिलकर के इन्होंने काम किया था और पूरे वर्ल्ड में जो फूड क्राइसिस थी उसको दूर करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। स्पेसिफिकली ये हाई वैरायटी जो सीड्स इन्होंने प्रोड्यूस की थी राइस की और इसके कारण इन्हें फर्स्ट वर्ल्ड फूड प्राइज़ 1987 में दे करके सम्मानित किया गया एग्रीकल्चर के फील्ड में। इवन UNEP यानी कि इन्वायरमेंट प्रोग्राम जो हमारा UNEP यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम जो है, उन्होंने इन्हें जो है फादर ऑफ इकोलॉजी कहा। तो काफ़ी सारे इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस थे और उसके बिहाफ में अभी इन्हें भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब हम देख लेते हैं भारत रत्न अवार्ड किन किन को मिला है। तो कर्पूरी ठाकुर पहले मैंने डिस्कस किया आपके साथ, लाल कृष्ण आडवाणी जी को मिला है और यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे जो एम.एन. PV नरसिम्हा राव थे उन्हें मिला, चौधरी चरण सिंह को मिला और M.N. स्वामीनाथन को मिला। तो इसमें हम 4 जो व्यक्ति हैं उनको पोस्ट मार्थ यानी मृत्यु के बाद ये अवार्ड से सम्मानित किया गया और L.K. आडवाणी जिन्हें जो कि हमारे फॉर्मर डेप्यूटी PM के पद पे रह चुके हैं और बहुत बड़े लीडर हैं, उनकी पॉलिटिकल लाइफ काफ़ी बड़ी है। तो इन सभी व्यक्तियों को इस वर्ष 2024 में भारत रत्न के सम्मान से सम्मानित किया गया। नाउ हम बात करेंगे पाकिस्तान के अंदर होने वाले चुनाव और चुनाव में होने वाली गड़बड़ी और गड़बड़ी के बाद बनी हुई सरकार, जिनके ऊपर काफ़ी सारे एलिगेशंस लग रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो चुनाव हुआ है वो डेमोक्रेसी की लूट है, एक तरह से कह सकते हैं। बट समहाउ देख लेते हैं पाकिस्तान में जो कुछ भी हुआ इंडिया कितना प्रिपेयर है। और चूँकि नवाज शरीफ बन के आ चुके हैं एज अ PM और PM मोदी एंड उनकी पार्टी यानी NDA गवर्नमेंट के साथ उनके संबंध अच्छे थे एक टाइम पे, राइट। हालांकि जब भी अच्छे संबंध हुए हैं, संबंध के बाद तुरंत ही हमारे ऊपर आक्रमण हुआ है। बट समहाउ इस बार देखते हैं कि क्या तैयारी है। तो आपको मैं बता दूं, भारत पहले से ही तैयार है। क्या करना है, इंडिया पहले से ही प्रिपेयर होकर के बैठा हुआ है। जो गल्फ़ काउंसिल के बड़े-बड़े गल्फ़ काउंसिल के बड़े-बड़े हाई इकोनॉमी वाली जो कंट्री है उनके साथ रिसेंटली अभी पाकिस्तान के चुनाव के रिज़ल्ट आने से पहले ही इतने बड़े-बड़े फ़ैसले हो चुके हैं जिससे पाकिस्तान की नींद उड़ सकती है, सॉर्ट ऑफ ये कहें तो गलत नहीं होगा। ओमान के साथ पाकिस्तान की काफ़ी नज़दीकियाँ हैं बट उसके बावजूद भी अभी ओमान ने भारत के साथ एक डील साइन की है और जिसके तहत ओमान का जो पोर्ट है वो भारत 20 सालों के लिए यूज़ करने वाला है। 20 सालों के लिए भारत यहाँ पे इस पोर्ट का यूज़ करने वाला है। तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत ही मतलब अलग सी न्यूज़ है जो उनकी रातों की नींद उड़ा सकती है, सॉर्ट ऑफ कहें। तो यहाँ पे हम देखेंगे ये काफ़ी मतलब
हमारे इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ताकि जो गल्फ़ नेशन उनके साथ हमारा ट्रेड हो सकेगा। ना यहाँ पे हम देखेंगे पाकिस्तान की जो पड़ोसी देश है, ईरान से लेकर के कतर, सभी के सभी जो है भारत के साथ बड़े से बड़े डील साइन किए। रिसेंटली अभी जब इंडिया एनर्जी वीक सेलिब्रेट हो रहा है गोवा में, वहाँ पे एक डील साइन हुई थी, और ये कतर और इंडिया के बीच में ये डील हुई थी। और ये डील जो है काफ़ी बड़ी डील है, ये भी बहुत लंबे समय के लिए ये डील को साइन किया गया है। ये जो एलएनजी है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, राइट, उसके लिए भारत की जो कंपनीज़ है वो वहाँ पे जाके अपना वर्क करेगी। और ये 20 सालों का प्रोजेक्ट है, जिसकी बड़े लॉन्ग इम्पैक्ट मिलने वाला है एनर्जी के फील्ड सेक्टर में, और दोनों ही देश के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और भारत इससे काफ़ी मनी सेव कर सकता है। ऐसा बताया जा रहा है कि इंडिया सेव कर सकता है $6 बिलियन, राइट। और ये बहुत बड़ा एक अचीवमेंट आप मान सकते हो एनर्जी के सेक्टर में 20 सालों के लिए है ना। इसके बाद हम बात करेंगे सऊदी अरेबिया के साथ। भारत ने अभी रिसेंटली ही डील साइन की है, 2 दिन पहले डिफेंस डील थी। एक्चुअली में जो सऊदी अरेबिया है वो पहले अपनी जो आर्टरली, इनकी जो गन्स वगैरह या जो मिसाइल्स होते थे या जो भी इक्विपमेंट्स यूज़ होते थे वो खरीदते थे, परचेज करते थे पाकिस्तान से। लेकिन अभी $225 मिलियन का जो एमिनेशन है वो सऊदी अरेबिया हमारी जो भारत की कंपनी है MIL उससे परचेज करने वाला। तो ये भी एक ग्रेट न्यूज़ है इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से। बात करते हैं कतर की। और कतर की बात हमने कर ली, बात अब हम करेंगे ईरान की। एक्चुअली में ईरान जो अभी इतना अनरेस्ट सिचुएशन फैला हुआ है पूरे के पूरे उस गल्फ़ एरिया में, नाउ अभी एक गुड न्यूज़ आप इसे कह सकते हैं। 15 डेज़ के लिए अगर आप जाना चाहते हैं ईरान, तो विदाउट किसी पासपोर्ट आप जा सकते हैं ईरान। वहाँ पे आपको किसी पासपोर्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो ये एक अच्छी न्यूज़ है ईरान के साथ स्ट्रॉन्ग रिश्ते होने का, और दूसरा हमारे इंडिया के पासपोर्ट का और स्ट्रॉन्ग होने की ये एक अलग से हम कह सकते हैं मिसाल है। तो इस तरह से पाकिस्तान के चुनाव के रिज़ल्ट आने से पहले भारत के ऐसे ऐसे स्टेप्स हैं, ऐसे ऐसे कार्य हैं जिससे पाकिस्तान की आने वाली सरकार को बहुत सोच समझ के कदम उठाना पड़ेगा। तो ये बात कर लेते हैं गल्फ़ कॉरपोरेशन काउंसिल की। गल्फ़ कॉरपोरेशन काउंसिल में कौन कौन से कंट्री इन्वॉल्व हैं। नंबर 1 पे आप देखेंगे कुवैत, राइट, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमीरात, सऊदी अरेबिया, कतर, बहरीन और जो है कुवैत। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बॉडीज़ 1981 से काम कर रही है। और हम यहाँ पे देखेंगे अन्य कंट्रीज़ के पार्टिसिपेटरी हैं, लेकिन परमानेंट मेंबर्स ये हैं। तो इन सभी नेशन के साथ हमारे अच्छे संबंध हैं। ये था आज तक का इम्पोर्टेंट न्यूज़। थैंक यू, थैंक्स।